उत्तराखंड से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और विभिन्न नेताओं को रैली के प्रबंध की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। संबंधित संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से यहां लोग पहुंचने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। हमारा प्रयास है कि दोनों सभाओं में 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो बैग में हम दिए जाएंगे, उसमें सारी जानकारियां होंगे कि उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है, डॉक्टर का नंबर क्या है और टर्शियरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक में कहाँ पर है। इसके अलावा निकटस्थ हेलीपैड कहाँ पर है, वो भी उसका सूचना भी हम पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के हम भेज रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में हो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई कर सके। तो वही अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह की सभा में पूर्व सैनिकों के साथ हुए व्यवहार की घोर निंदा करते हुए कहा कि मंगलवार को पूर्व सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सैनिकों को धक्के मारकर भाजपा ने अपने कार्यक्रम से बाहर निकाला और मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। भाजपा शायद सत्ता के नशे में भूल गई है कि उत्तराखंड सैन्य परिवारों का राज्य है। लाखों परिवारों ने अपने बच्चे सेना में भेजे हैं। हमारे प्रदेश में पूर्व सैनिकों का सम्मान ही हमारा संस्कार है। पूर्व सैनिकों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है और VK सिंह जी की सभा में जब वो जाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो उनको धक्के मार करके, गाली गलौज करके उनके साथ अभद्रता की जाती है। ये सम्मान है सैनिकों का, ये इज्जत है। बीजेपी कहती है हम देशभक्त हैं, हम सेना के समर्थक हैं, हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप वो लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार सैनिकों के साथ हुआ है उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में, वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अब मैंने आपसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी असलियत पे आ गई और कल उन्होंने पूरे एक लगभग 200-250 उसमें ऑडियंस थे और मुझे खुशी थी कि उस कार्यक्रम में जो ऑडियंस था वो निष्पक्ष था और हमने और अन्य विपक्षी पार्टियों के लोगों ने जब पैनल में जो बैठे थे अग्निपथ योजना पे बात करी तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। कांग्रेस का ये ऐलान है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है और उत्तराखंड में तो विशेष तौर पे 5 लोकसभा सीटों पर हमारा मुख्य मुद्दा अग्निपथ योजना है
अंकिता भंडारी है। अग्निपथ योजना में हमारा स्टैंड जो पार्टी की राष्ट्रीय हमारी मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको स्क्रैप किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा और जो पहली वाली योजना है उसको ही लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर बसपा पार्टी से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती 13 अप्रैल को रुड़की का दौरा करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर बसपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बसपा कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह ने कहा कि इस बार 13 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर जगह जगह जाकर लोगों को बसपा की नीति और कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। वहीं बसपा प्रत्याशी जमील कासमी ने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा से जनता उन्हें ही जिताने जा रही है। मायावती रुड़की का दौरा करेंगी और रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगी। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपसे आज यहां कार्यालय पे मैं पहुंचा, मेरी मुलाकात हुई। मैं भी माननीय बहन जी का जहां प्रोग्राम होना है मैं उस स्थल से आ रहा हूं और ये जो हमारे प्रत्याशी हैं आज इनका मेरी ही विधानसभा ज्वालापुर जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं उसमें दौरा है। अभी वो मेरे साथ चलेंगे, खेड़ी से लेकर के गढ़ तक, पंचपुरी तक, खेड़ी, कालेवाला, बुग्गावाला, तेलपुरा, मजाहिदपुर, टकाभरी, सोहलपुर, दिल्लीवाला और गढ़ में जा कर के हमारा ये काफिला वहाँ मीटिंग करेगा और गठजोड़ मान करके, और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। भाईचारे के तौर पर हम लोग माननीय बहन जी, चाहे वो ठाकुर समाज हो, त्यागी समाज हो, सैनी समाज हो, सर्व समाज को टिकट देती है। इसलिए उस बेस पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन। अगली खबर का रुख करते हैं। गढ़वाल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आई है। साथ ही गणेश गोदियाल ने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने तीखे स्वरों में चुनौती देते हुए कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी है तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए और उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। जनरल बिपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए, और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। आज वहां जाने के बाद उस गांव से ये बोल रहे हैं वो कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट का अधिकार जनता का अधिकार है, वो जनता की नैतिकता को चुनौती न दें। जनता नैतिकता अच्छी तरह जानती है, जनता उनकी नैतिकता को हैसियत बताने के लिए तैयार बैठी है और 19 तारीख को जनता उनकी नैतिकता की परिभाषा अच्छे रूप में समझाएगी। बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज़ के रोज़ कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे, क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी ये बंद कीजिए, राहुल जी ये बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। याद ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग, जब हेमवती नंदन बहुगुणा
उनके राजनीतिक पूरे कैरियर को, उनके जीवन को तबाह करने वाली इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने उनको जमीन पूरा नेस्तानबूद करने के लिए ताकत लगा दी। उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने माफ़ी मांगी थी? क्यों नहीं कांग्रेस के नेता उस वक्त आए थे? ये जरूर सवाल उत्तराखंड की जनता पूछेगी। अगली बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार हो गई है। चुनाव के बाद पुलिस कर्मियों की यात्रा मार्गों पर तैनात रहेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को चारधाम यात्रा के मार्ग पर लगाया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर चारधाम यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहाँ पर जो ड्यूटियाँ लगनी है वो ड्यूटियाँ लगा दी जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही ये चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में चारधाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। स्लट में विधायक महेश जीना ने क्यारी और वनकोटा में जनसंपर्क किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विधायक महेश जीना का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक महेश जीना ने क्यारी वनकोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां भी बताई। साथ ही उन्होंने पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा को भारी मतों से जिताने की अपील की है। मोदी जी की जो विकास के कार्य हैं उनको देख के आज हम वोट मांग रहे हैं और साथ ही अपने कार्यों को भी आगे रख के हम वोट मांग रहे हैं। आज मोदी जी की मेहरबानी से आप देख ही रहे हैं, सभी को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है। और ये तो जो सुविधाएं हैं ये तो मतलब कुछ माने नहीं रखती, जो आज मोदी जी ने देश के लिए हमारे जो तिरंगे का जो सम्मान है आज उसको दिया है। हम कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में अपना तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। ये सम्मान जो सभी नागरिकों को मिला है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और साथ ही आपने देखा 370 की धारा हटा दी गई है और हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने कहा है कि अगला जो तीसरा जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, इस बार चुनाव विकसित भारत के लिए होगा। पीएम के मिशन 2047 के लिए जनता मतदान करेगी। हम भी प्रचार के दौरान लोगों से अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए मोदी जी के संकल्प में योगदान दे। मोदी राज में भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत अध्यात्म, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में दुनिया का सिरमौर बनेगा। वहीं ये भी कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, जिसे इस चुनाव के बाद और बढ़ाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो मतदान हमारे मतदाता करेंगे वो विकसित भारत है। हमारे मध्य
चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अग्निपथ योजना को बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खुद ये बात कही है। इसके साथ ही पीएम और अन्य बड़े नेता अग्निपथ पर बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं जनरल बीके सिंह उत्तराखंड आए और अग्निपथ योजना पर 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुड़की में ईदगाह पर आज सुबह हजारों लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की है और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि शहर के काजी ने नमाज अदा कराने के बाद कहा कि खुदा ने 30 दिन तक रोजा रखने के बाद ये दिन अदा किया है, इसलिए आज का दिन बहुत खुशी का दिन है जो अल्लाह ताला ने हमें 30 रोजे रखने की तौफीक अदा फरमाई है और उसी की खुशी में आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में बृहस्पतिवार को ईद उल फितर का त्योहार खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह में हजारों मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा करते हुए प्रदेश और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी है और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही रमजान माह के 30 रोजे होने पर बृहस्पतिवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया और मौलाना आरिफ कासमी ने कौम से सामाजिक बुराइयां दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से अच्छा सलूक रखें और किसी भी सूरत में भाईचारे को ना गंवाएं। जो ये मुल्क है ये मोहब्बत का मुल्क है, चूँकि ये ऋषि मुनियों का और सूफी संतों का, दरवेशों का, बुजुर्गों का मुल्क है और उन्होंने हमेशा अपने मानने वालों को वही प्यार मोहब्बत की तालीम दी है। इसलिए हमारा मानना यह है कि इस मुल्क की जो मिट्टी है और जो खमीर है उसमें मोहब्बत शामिल है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें यहाँ पर रहती हैं और वो अपने अपने अकीदे के एतबार से अपना त्यौहार मनाते हैं। मुसलमानों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है ईद उल फितर, जो मुसलसल 1 महीने के रोज़ा और तरावी पढ़ने के बाद में हमें हासिल होता है। और हमारा कहना यह है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो वो आपस में भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की यही तालीम देता है, यही पैगाम देता है।